हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियदर्शिनी जियोलॉजी। आज हम व्हाट इज़ जियोलॉजी पढ़ेंगे और इसके सब डिविजन्स या फिर जो ब्रांचेस है वो पढ़ेंगे। जो मैंने हेडिंग दिया है यहाँ पे सब डिविजन्स एंड स्कोप ऑफ जियोलॉजी। स्कोप में एक दूसरे क्लास लूँगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ जियोलॉजी। हम जियोलॉजी आज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें हम क्यों इंटरेस्ट लें, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, ऐसे ही सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और एक के बाद एक वीडियो में लाऊंगी। ये वीडियो जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिट होएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ जियोलॉजी। बहुत सारे बच्चे जियोलॉजी को जियोग्राफी समझ लेते हैं, लेकिन जियोग्राफी एक अप्लाइड होती है, एक नॉर्मल जियोग्राफी होती है। जो नॉर्मल जियोग्राफी सब्जेक्ट है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट है। इंडिया में इसको आर्ट्स के सब्जेक्ट के हिसाब से ही माना जाता है। और रही जियोलॉजी, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है जियो मीन्स अर्थ, logy comes from the word logos means study. So basically study of earth is known as geology. तो अर्थ के बारे में हम क्या स्टडी करते हैं? This is a multidisciplinary science. Why geology is called multidisciplinary science? Because all the disciplines comes under geology subject. ये मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस सब्जेक्ट है और बहुत सारे डिसिप्लिन्स इसके अंदर आते हैं। कौन सी डिसिप्लिन्स? जैसे जियो फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स इसके अंडर आएगा, जियो मैथमेटिक्स हो गया और जियो स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं तो स्टैटिस्टिकल पार्ट यहाँ पे आएगा। जियो केमिस्ट्री हो गया तो जिसमें हम केमिस्ट्री को एम्फासिस देके, अर्थ की केमिस्ट्री को एम्फासिस देके पढ़ाई करेंगे तो उसको जियो केमिस्ट्री हो गई। तो सारे डिसिप्लिन्स इसके अंडर ही आते हैं। और आगे जाके जब मैं ब्रांचेस अभी डिस्कस करूँगी तभी हमें और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों इसको मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस बोलते हैं। जियोलॉजी इज द साइंस विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ अर्थ। ये अर्थ की स्टडी के बारे में है। इट डील्स विथ ऑल द फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस एंड विद द ओरिजिन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इनहैबिटेट्स ऑफ द अर्थ। इसकी कंपोजिशन हम पढ़ेंगे, अर्थ की कैसे ओरिजिन हुआ है पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या है और जो भी प्रोसेसेस है, जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस चल रही है अर्थ में, इन डिटेल्स वो सारे जो हम पढ़ेंगे वो है जियोलॉजी। पर पहले मैंने बता दिया था ग्राफिकल स्टडी ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियोग्राफी व्हिच इज़ ए आर्ट्स सब्जेक्ट, और जियोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट है जियोग्राफी से। आई थिंक अभी आप समझ गए हो। तो चलिए पहला ब्रांच फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी कंसर्न्ड विथ द वर्क ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस व्हिच ब्रिंग अबाउट चेंजेस अपॉन द अर्थ सरफेस। ये जियोलॉजी का एक ब्रांच है। जो भी नेचुरल प्रोसेस से अर्थ के ऊपर चेंजेस होते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल जियोलॉजी। तो अभी क्वेश्चन आता है क्या नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। अब फिजिकल जियोलॉजी अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। व्हाट आर दे? वन इज़ डायनामिक जियोलॉजी एंड वन इज़ जियोमॉर्फोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है डायनामिक जियोलॉजी और दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी। व्हाट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी? जियो मीन्स अर्थ, आप ये समझ ही चुके हो, और मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर। द एक्सटर्नल फीचर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी के अंडर ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसमें क्या आएगी, जैसे यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। जियोमॉर्फोलॉजी में जो भी एक्सटर्नल फीचर की चेंजेस आएंगे विद द हेल्प ऑफ विंड, रिवर, ग्लेशियर और अंडरग्राउंड वाटर, उसको हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर। और हम क्या पढ़ेंगे, ये सारे जो टर्म्स होते हैं, जैसे एक रिवर कैसे मूव करके जाता है। एक आपको एग्जांपल दे दूँ, हमने सिंपल सा पढ़ा है कि रिवर ऐसे ही जाती है या तो कभी कभी स्ट्रेट भी जाती है। तो ये जो ऐसे थोड़ा कर्व होके जाती है हम इसको बोलते हैं मेंडरिंग ऑफ रिवर। तो ये छोटे छोटे टर्म्स जो है हम पढ़ेंगे फिजिकल जियोलॉजी के अंडर और उसका सब ब्रांच आएगा जियोमॉर्फोलॉजी। देन दूसरा ब्रांच है
डायनामिक जियोलॉजी, व्हाट इज़ द डायनामिक जियोलॉजी? हम क्लास में जो भी बच्चा थोड़ा हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है या फिर सारे क्वेश्चन का आंसर देता है या फिर जो भी क्वेश्चन पूछता रहता है, हम उसको बोलते हैं डायनामिक स्टूडेंट, बिकॉज ही और सी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन ऑल इवेंट्स। वैसे ही ये तो स्लो मोशन में चलता रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी का फीचर्स और या फिर इसकी टर्मिनोलॉजीज, बट जो भी डायनामिकली पार्टिसिपेट करता है फॉर द चेंज ऑफ अर्थ सरफेस में जो भी चेंजेस आएंगे उसमें डायनामिकली पार्टिसिपेट करता है, उसको हम पढ़ेंगे जियो डायनामिक्स में और डायनामिक जियोलॉजी में। उसमें क्या होगा, हम पढ़ेंगे वोल्कानिज्म, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फिजिकल जियोलॉजी के सब ब्रांच जियो डायनामिक्स के अंदर। आई थिंक आई मेड यू क्लियर ऑल द थिंग्स। अब हम आते हैं पेट्रोलॉजी पे। व्हाट इज़ दैट पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड पेट्रा प्लस लोगोस, मीन्स स्टडी ऑफ रॉक। रॉक को पेट्रा भी बोलते हैं। तो पहले आते हैं रॉक्स की तरफ। यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हो, एक मैंने कुछ नाम लिखा है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये होते हैं 3 तरीके रॉक। रॉक जो होती हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा इज़ नोन एज रॉक। जब मैग्मा होती है वो कंसोलिडेटेड हो जाती है, ठंडा होके हार्ड हो जाती है, अब हम उसको रॉक बोलते हैं। अर्थ के बीनीथ, अर्थ के बहुत ही नीचे मैग्मा ऐसे फ्लूइड स्टेट पे रहता है। यहाँ पे अगर ये वोल्कानो है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे वो फ्लूइड स्टेट पे रहता है। वो जब अपलिफ्ट करके ऊपर आने की कोशिश करता है और बाहर आ जाता है, विद इन दिस टाइम दिस मैग्मा विल बी कंसोलिडेटेड। अभी यहाँ से जब ऊपर आएगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ मैग्मा चैम्बर के पास ही कंसोलिडेटेड होएगा, कुछ यहाँ इंटरमीडिएट जगह पे कंसोलिडेटेड होएगा, कुछ वोल्कानो हो के रूप में फॉर्मेशन होके लावा फॉर्मेशन करेगा, ऐसे भी निकल के फिर ठंडा होके और कूल डाउन होके कंसोलिडेटेड होएगी। ड्यू टू डायरेक्ट कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा द रॉक विच इज़ फॉर्म्ड इज नोन एज इग्नियस रॉक। जो मैग्मा के डायरेक्ट ठंडा होते ही पाया जाता है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। यही इग्नियस रॉक क्या होएगी, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा, रिवर, विंड, ग्लाशियर, अंडरग्राउंड वाटर, सारे चीज़ें क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को कैरी करके लेते हैं। किसको? हर एक सेडिमेंट्स को। इसी रॉक को जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे लाएंगे और उसको सेटल डाउन कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटरी रॉक। और ये होते हैं सेडिमेंट्स, ये जब सेटल डाउन हो जाएंगे इसको हम बोलेंगे सेडिमेंटरी रॉक। ये सेडिमेंटरी रॉक अगेन क्या करेंगे, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, प्रेशर और एनी केमिकली एक्टिव फ्लूइड ये कन्वर्ट हो जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ये मेटामॉर्फिक रॉक या तो सेडिमेंटरी रॉक से कन्वर्ट होके आएंगी, या तो इग्नियस रॉक से कन्वर्ट होके आएंगी, या तो इटसेल्फ मेटामॉर्फिक रॉक खुद भी कन्वर्ट होके मेटामॉर्फिक रॉक प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गई आपकी रॉक साइकिल, ये हो गई आपकी 3 तरीके के रॉक। ये जो स्टडी हम करेंगे, ये कैसे फॉर्मेशन होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे पेट्रोलॉजी में। So basically petrology deals with the study of composition, structure and origin of different kinds of rocks. तो अभी मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो रॉक्स होते हैं, these are aggregate of mineral, मतलब बहुत सारे मिनरल होते हैं वो मिलके रॉक फॉर्मेशन करते हैं। ले लीजिए एक आप कोई भी पत्थर उठाइए या फिर कोई भी आप अपना रॉक उठाएगा, आप देखिएगा डिफरेंट कलर्स आप उनमें पाओगे। कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लू कलर के होते हैं, कभी ब्लैक कलर के होते हैं, कभी वाइट कलर के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आप पाओगे। अगर इंडिविजुअल एक चीज़ को मैं पिक करके ले लूँ, इंडिविजुअल एक ग्रेन को हम पिक करके ले लें, दिस इज़ नोन एज योर मिनरल। तो एग्रीगेट ऑफ मिनरल इज़ नोन एज योर रॉक। तो ये मिनरल क्या होती है? मिनरल हम पढ़ेंगे मिनरोलॉजी के अंडर। मिनरोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मिनरल, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, स्टेबिलिटी, ऑकरेंस एंड एसोसिएशन। मतलब एक मिनरल, उसका कंपोजिशन क्या है, कैसे वो फॉर्म करता है, क्यों वो रेड कलर के एक मिनरल है, एक मिनरल ब्लैक कलर की है, एक मिनरल वाइट कलर की है, बिकॉज इट्स वेरीज इन इट्स कंपोजिशन वेरी करती है, तभी इसके कलर चेंज होते हैं। स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होती है, दिखने में
सबकी शेप और साइज अलग अलग होती है, सब एक जगह पे ऑकर नहीं करते, कुछ कुछ डिफरेंट जगह पे ऑकर करती हैं। देख सकते हैं ये सारे मिनरल्स हैं, सब अलग अलग दिखते हैं और इनका अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक यूनिकनेस होती है थ्रू इट्स कंपोजिशन, इट्स अपीयरेंस, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स एटॉमिक सेटलमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मिनरोलॉजी के अंदर। और ये जो मिनरल्स है, ये डिफरेंट मिनरल्स मिल के और जब मैग्मा में होते हैं वो सारे मिक्सअप होके फ्लूइड स्टेट में रहते हैं, वो जब कंसोलिडेटेड होता है उसको हम बोलते हैं रॉक। अब मिनरोलॉजी के बाद मैं फिर आऊँगी क्रिस्टालोग्राफी पे। व्हाट इज़ क्रिस्टालोग्राफी? द ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। जैसे ये मिनरल हो गए, मिनरल इंडिविजुअली फॉर्म जब करते हैं उनका एक शेप होता है। आप देख सकते हैं ये एक राउंडेड शेप में है, ये एक एलोंगेटेड शेप में है, ये राउंडेड शेप में है। तो इनके कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, देख सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे फिगर रखा है, ये लिखावट पर अभी मत जाइए। ये देखिए कितने एज होते हैं, कितने फेस होते हैं और इनका शेप क्या होता है, उसको हम कोई सिस्टम या फिर ग्रुप में हम ग्रुपिंग करेंगे, जिससे हमें इस मिनरोलॉजी के स्टडी में और मिनरल के स्टडी में हमें आसानी हो कि कौन सी मिनरल कैसी शेप लेते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे क्रिस्टालोग्राफी के अंदर। क्रिस्टालोग्राफी डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल जो क्रिस्टल फॉर्मेशन करती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया है कि मैग्मा जब कंसोलिडेटेड होती है तभी जाके क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है या फिर रॉक फॉर्मेशन होता है। और रॉक के अंदर इंडिविजुअल जो ग्रेन है दैट इज़ नोन एज योर मिनरल, और मिनरल का जो शेप है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। तो इसकी स्टडी हम जब करेंगे इसको बोलेंगे क्रिस्टालोग्राफी। अब आते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की तरफ। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ रॉक इन द अर्थ्स क्रस्ट। जब हम स्मॉल स्केल में पढ़ेंगे या फिर कोई चेंजेस पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं फिजिकल जियोलॉजी में, लेकिन रॉक की जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है आप देख सकते हैं इस फिगर में, कैसे कर्व होके ऐसे शेप लिया है, कैसे यहाँ पे वी शेप्ड है। ये सारे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ये नेचुरल प्रोसेसेस से हुआ है। यहाँ पे कितने स्ट्रेस हैं या फिर कितने स्ट्रेन हैं, क्यों रॉक की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है ऐसी फॉर्म में वो आ गई है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंदर। अब हम आते हैं स्ट्रैटिग्राफी के अंदर। स्ट्रैटिग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन, कोरिलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्राटा in sedimentary rock, including the interpretation of the depositional environment of those strata. It means the classification of strata. ये strata होती क्या है? ये जो रॉक हमने पढ़ा पेट्रोलॉजी में, ये रॉक की लेयरिंग होती है स्ट्राटा। आप देख सकते हैं इस फिगर में एक एक लेयरिंग है और सारे के कलर डिफरेंट है। क्योंकि जैसे हम एक किताब पढ़ते हैं, ले लीजिए दोनों स्टूडेंट को 2 बुक दिया गया। पहले मैंने 2 स्टूडेंट को फिजिक्स दिया, फिर दोनों स्टूडेंट को केमिस्ट्री दिया, केमिस्ट्री बुक, देन यहाँ पे मैथमेटिक्स दिया। एक स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो उसकी जो पहले बुक रखी गई वो फिजिक्स है, जो सबसे एंड में दिया गया वो बुक इसकी मैथमेटिक्स है। लेकिन इस स्टूडेंट ने ये बुक को रेगुलरली पढ़ता रहा, तो कभी फिजिक्स पढ़ता है कभी मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो इसकी जो सीक्वेंस है वो बिगड़ जाती है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है। इससे क्या होएगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा। शायद यहाँ पे भी फिजिक्स आ सकती है, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स आ सकती है, यहाँ पर भी केमिस्ट्री आ सकती है, लेकिन इसने क्या किया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इसका मतलब पहली और जो ओल्डर बुक है वो इसकी फिजिक्स है, उससे यंगर इसकी केमिस्ट्री है, उससे यंगर इसकी मैथमेटिक्स है। वैसे ही अगर कोई डिस्टर्बेंसेस ना आए, कोई भी डिस्टर्बेंसेस ना आए, तो ये होएगी आपकी ओल्डर रॉक और ये होएगी आपकी यंगर रॉक। क्योंकि ये जो लेयरिंग है वो आपको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं ये डिपोजिशन बनने में। और ये जो स्ट्रैटा की स्टडी है इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। और इसमें कोरिलेशन क्या होती है, जैसे इस स्टूडेंट ने
पढ़ा तो इसकी सीक्वेंस चेंज होती रही, और इस स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की इसलिए इसकी बुक की सीक्वेंसेस सेम रही। वैसे ही हर एक जियोग्राफिकल एरिया में ये सारे सीक्वेंसेस चेंज हो जाते हैं। कभी कोई स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, या फिर ड्यू टू विंड, ड्यू टू रिवर, ड्यू टू फ्लडिंग, कोई भी एक्शन से ये सारे सीक्वेंसेस चेंज हो सकते हैं। तो सेम एज में या फिर सेम ईयर में जो भी चेंजेस आए हैं वो कोरिलेशन को हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिग्राफी के अंदर। अभी आते हैं स्ट्रैटिग्राफी के बाद पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द साइंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ एंशिएंट लाइफ फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। जैसे फॉसिल्स का नाम याद आते ही दिमाग में डायनासोरस की पिक्चर आ जाती है, वैसे ही पैलेंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इसकी इवोल्यूशन और इसकी एंशिएंट लाइफ हम कैसे स्टडी करेंगे। ये सारे फॉसिल्स के फिगर हैं, देख सकते हैं। ये फ्लोरा भी हो सकता है, फना भी हो सकता है। ये एक एज में उनको जैसे फिजिको केमिकल कंडीशन चाहिए थी वैसे नहीं मिली, इसलिए डायनासोरस एक्सटिंक्ट हो गए, अब वो नहीं मिल रहा है। और वैसे ही ह्यूमन में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ह्यूमन का जैसे पहले टेल था। जिराफ के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, जिराफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ये सब क्यों चेंजेस आए हैं? बिकॉज ऑफ फिजिको केमिकल चेंजेस। फिजिकली और केमिकली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी चेंजेस हो रहे हैं। और उसी चेंजेस के दौरान हमारे लाइफ में और हमारे फिजिक्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। उसी स्टडी को हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी के अंडर। देन आएगा हमारा हिस्टोरिकल जियोलॉजी। हिस्टोरिकल जियोलॉजी इज़ नथिंग बट द कोलैबोरेशन ऑफ पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी। क्योंकि हमने स्ट्रैटिग्राफी में पढ़ लिया है कि स्ट्रैटा कैसे अरेंज होते हैं, और ओल्डर वन कौन है, यंगर वन कौन है। और पैलेंटोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? वही जो फॉसिल्स हैं वो किस एरा में एक्सटिंक्ट हुए हैं, उनका इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है, और किस एज में उनका इवोल्यूशन हुआ था। तो ये सारे इवोल्यूशन हमें कहाँ पे मिलेंगे? बस वही स्ट्राटा में ही मिलेंगे। तो इन दोनों को कोलैबोरेट करके जब हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल जियोलॉजी। देन हम आते हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी में। व्हाट इज इकोनॉमिक जियोलॉजी? इकोनॉमिक जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स, ओर्स एंड फॉसिल फ्यूल्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जो भी हमारे मिनरल्स है, जो भी हमारे रॉक्स है, ओर्स है या फिर फॉसिल फ्यूल्स है, अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में वो हेल्प करती हैं, इट विल बी कम्स अंडर इकोनॉमिक जियोलॉजी। या आपका कोल हो सकता है, या आपका गोल्ड हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, या फिर आयरन और कपर, कोई भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं। अगर हम वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रही है तो इट विल बी कम्स अंडर इकोनॉमिक जियोलॉजी। अब नेक्स्ट आता है माइनिंग जियोलॉजी। माइनिंग जियोलॉजी इज एन एप्लीकेशन of science which combines the principle of economic geology and mining engineering। तो ये क्या होती है माइनिंग जियोलॉजी? एक अप्लाइड साइंस है। किसकी अप्लाइड साइंस है? जो इकोनॉमिक जियोलॉजी हमने पढ़ा और माइनिंग इंजीनियरिंग की अप्लाइड साइंस है। अभी मैं थोड़ा एलाबोरेट करके समझाती हूँ। जैसे इकोनॉमिक जियोलॉजी में हमने किसके बारे में पढ़ा? जो जिसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। लीजिए आपकी आयरन और ग्रुप हो गई, या फिर आपकी गोल्ड हो गई, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोई भी मिनरल या फिर कोई भी और डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे हैं वो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक जियोलॉजी में। वही इकोनॉमिक मिनरल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसको निकालें, वो एक साइंटिफिक तरीके से ही हम निकाल सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे माइनिंग जियोलॉजी में। देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर है, ये अंडरग्राउंड माइनिंग है। ऊपर एक रूफ है, लेकिन यहाँ पे एक इंसान कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है। और ये दूसरा है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग ऐसा नहीं है कि हम ओपनली डिग करते जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है हम डिग करते जाएं और थोड़े ही डेप्थ में हमको सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही डेप्थ में कभी कभार होते हैं। तो इसको भी हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसका एक इंजीनियरिंग प्रोफाइल बनाया जाएगा कि कैसे ही उसको सही तरीके से डिग किया जाए। वैसे ही अंडरग्राउंड माइनिंग में वैसा ही एक इंजीनियरिंग प्रोफाइल बनता है, कैसे रूफ
कोलैप्स नहीं होएगा और इसके अंडर हम जाके अपना जो भी इकोनॉमिक मिनरल है उसको एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे माइनिंग इंजीनियरिंग में। अब आती है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। द इंजीनियरिंग जियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी टू सिविल इंजीनियरिंग। जब इंजीनियरिंग जियोलॉजी आती है हमारे माइंड में तुरंत आनी चाहिए कि ये सिविल इंजीनियरिंग का काम है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्या स्ट्रक्चर होती है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अर्थ की कंपोजिशन, और पेट्रोलॉजी में हमने पढ़ रखा है इसकी कंपोजिशन पढ़ रखा है। हमने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में इसकी अर्थ की स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं। स्ट्रैटिग्राफी में कौन से एरा में कैसे स्ट्राटा है और रॉक की लेयरिंग कैसी है हमने वो भी पढ़ रखा है, और क्या क्या फॉसिल फ्यूल्स हैं वो पैलेंटोलॉजी में हमने पढ़ रखा है। तो अभी हमारे दिमाग में एक क्लियर आइडिया हो सकता है कि कहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन बना पाएंगे, कौन सी जगह पे, जैसे डैम हो गई, रिजर्वर्स हो गए, टनल हो गए, कहाँ पे बनाया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर कोई सर्कमस्टांसेस पे वो स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, उसमें अर्थ की जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सॉफ्ट है या फिर वहाँ पे कोलैप्स होने की चांसेस है, फिर भी हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो हम क्या क्या मेजर्स, क्या क्या प्रिकॉशंस ले पाएंगे वो हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग जियोलॉजी में। अब नेक्स्ट ब्रांच है हाइड्रोलॉजी। व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजी? हाइड्रोलॉजी कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ्स वाटर एंड स्पेशली इट्स मूवमेंट इन रिलेशन टू लैंड। अर्थ में जो वाटर है उसका मूवमेंट बीनीथ द अर्थ सरफेस, कैसी उसकी मूवमेंट होती है, कहाँ वो फ्लो करके जाता है, वो स्टडी को हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी में। ये देख सकते हैं आप इस फिगर में, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। जैसे रेनफॉल होती है या फिर मेटेरिक वाटर होती है, वहाँ पे क्या होती है, डीप पर्कुलेशन होती है, फिर धीरे धीरे ये अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। और कुछ कुछ स्नोफॉल्स भी होते हैं, कुछ इसमें एवापोरेट होके भी चले जाते हैं, और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा जम भी जाते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजियोलॉजी में। इसमें और थोड़ी चीज़ें भी ऐड ऑन होएगी, जैसे कि इस रॉक का कंपोजिशन, कैसी रॉक की कंपोजिशन होगी ताकि वाटर यहाँ पे पर्कुलेट करके जा पाएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम हाइड्रोलॉजी में। अब ये लास्ट ब्रांच है रिमोट सेंसिंग एंड एरियल फोटोग्राफी। ऑल्दो दीज आर बोथ डिफरेंट ब्रांचेस बट आई विल डिस्कस साइमल्टेनियसली। ये दो ब्रांचेस अलग अलग हैं, फिर भी हम इकट्ठा इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका मेन फोकस वही होती है स्कैनिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपरी हिस्सा में हम कैसे स्कैन करके वही डाटा को हम अप्लाई कर सकते हैं जियोलॉजी में, वो होती है रिमोट सेंसिंग एंड एरियल फोटोग्राफी में। बेसिकली इसका काम है अर्थ की सरफेस को स्कैन करना। पहले जब एंशिएंट एरा में सैटेलाइट वगैरह नहीं थे तब हम एरियल फोटोग्राफी के कंसेप्ट को फॉलो करते थे। वैसे उस टाइम क्या होता था, एक प्री प्लान पाथ होती थी, ऐसे यू करके ऐसे प्री प्लान पाथ होती थी। एक हमारा एयरक्राफ्ट रहता था, एयरक्राफ्ट में पायलट हमारे फ्लाई करते थे एयरक्राफ्ट को, और यहाँ पे एक फोटोग्राफर होता था। फोटोग्राफर क्या करते थे, कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ को क्लिक करे जाते थे। कंटिन्यूस फोटोज़ में साइड लैपिंग भी हो रही है और दो रोज़ में ओवरलैपिंग भी हो रही है, और ये फ़ोटो ऐसे बन के आते थे। देख सकते हैं इस पिक्चर को, ऐसे बन के आते थे। इसी से हम स्टडी करते थे कहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स है, कहाँ पे और डिपॉजिट्स है, कहाँ पे कोई रिवर है, कोई फीचर्स है क्या जो हम इस फ़ोटोज़ में क्लिक कर सकते हैं या फिर हम फाउंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करते थे। अब मॉडर्न एरा में हम फॉलो कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग को। रिमोट सेंसिंग में क्या स्टडी होती है, हमारे एक सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन रहती है या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी रहती है, जो कि हमारे अभी सन है। सन से लाइट आती है हमारे टारगेट के ऊपर। टारगेट हमारा अर्थ सरफेस है। यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट हो गए, कोई मिनरल डिपॉजिट्स हो गए, लैंड सरफेस हो गए, एग्रीकल्चरल लैंड हो गए, उसके ऊपर ये जाके फोकस करती है। फिर वही पिक्चर्स कैप्चर होते हैं सैटेलाइट में, जिसको हम सेंसर भी बोलते हैं। वही सेंसर से फिर इसको प्रोसेसिंग स्टेशन में सेंड किया जाता है। सेंड करने के बाद उसको क्या करते हैं, कंप्यूटराइज, उसको सेंड करने के बाद वो सारे फोटोग्राफ्स को हम कन्वर्ट करते हैं और उसको
सेव करके रखते हैं कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर्स में उसको सेव करने के बाद हमारे इंजीनियर्स होते हैं और जियोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको एनालाइज करते हैं और अप्लाई करते हैं हमारा फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो इसके बहुत सारे अंडरग्राउंड वाटर में भी इसकी एप्लीकेशन है, मिनरल एक्सप्लोरेशन में इसकी एप्लीकेशन है, और बहुत सारी नॉन जियोलॉजिकल फील्ड्स में भी हमारा रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस है। तो ये रहा हमारा आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ जियोलॉजी एंड सम ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी सारे ब्रांचेस, क्योंकि कुछ अलाइड ब्रांचेस होते हैं, कुछ मेन ब्रांचेस होते हैं। जो मेन ब्रांचेस होते हैं जैसे हमारे पेट्रोलॉजी हो गई, मिनरोलॉजी हो गई, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हो गई, वो कंप्लीटली एम्फसाइज करते हैं हमारे अर्थ के स्टडी के लिए। और जो अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं वो सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और सपोर्टिंग ब्रांचेस होते हैं, जैसे जियोफिजिक्स हो गई, जियोकेमिस्ट्री हो गई, हमारे रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफिक हो गई। वो जियोलॉजिक्स की ही ब्रांचेस है लेकिन वो सपोर्टिंग ब्रांचेस है। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ जियोलॉजी। हम जियोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों लें और इनकी क्या स्कोप है। ये वीडियो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, और जो भी यूपीएससी में अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट एज ए जियोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप ऑफ जियोलॉजी देखेंगे, कुछ बुक्स भी मैं रेफ़र करूँगी जहाँ से आपको ईजी हो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने में। स्टिल देन थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ जियोलॉजी।